ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसी लाइन चार्ज के कारण। θ1 और θ2 दोनों 90 हो जाए तो साइन θ1 प्लस साइन θ2 हो जाएगा 90, तो ये 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 के लैम्डा अपन आर, और के की वैल्यू रख लो 1/4πε0, तो ये हो जाएगा 1 लैम्डा अपॉन 2πε0 आर, सॉरी 2 लैम्डा अपॉन 2πε0 आर। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे, किसी चार्ज के कारण, किसी चार्ज के कारण। मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज है, इस इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज के कारण किसी पॉइंट टी पे हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण से या किसके एप्लीकेशन से, ड्यू टू गॉस लॉस, ड्यू टू गॉस लॉस। तो क्या करें भाई, गॉस लॉ कहता क्या है, गॉस लॉ कहता है कि ऐसा है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है या फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स बराबर होता है E डॉट ds and that is equal to charge enclosed upon epsilon naught, charge enclosed upon epsilon naught। तो क्या करो कि ऐसा एक सरफेस लो जिस सरफेस के हर आर, इस चार्ज के हर आर डिस्टेंस पे उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। एक ऐसा क्लोज सरफेस लो, क्योंकि सबसे पहला गॉस सरफेस में सबसे पहला आपका काम, या गॉस लॉ जब आप यूज करोगे तो सबसे पहला आपका काम ये होगा कि आपको एक गॉसियन सरफेस चूज करना पड़ेगा। क्या चूज करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अगर आप चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको एक गॉसियन सरफेस चाहिए, और गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जिससे कि उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो, बराबर हो, कहीं कम ज्यादा नहीं हो। क्लियर है, तो आप इस चीज को लिख लो कि हम लोग ऐसा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तब, और बाकी अगर आप फ्लक्स निकालना चाहते हो तो फ्लक्स के लिए कोई शेप कोई साइज हो, ये जो कोई शेप कोई साइज हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब उससे है कि कितना चार्ज उसके अंदर है, उस सरफेस के अंदर। तो हम लोग चार्ज की हम लोग फ्लक्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के तरीके की, या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग गॉस लॉ यूज करके निकालते हैं उससे। तो गॉस लॉ अगर यूज करना चाहते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो मेरे बच्चे दिमाग में एक चीज आपके होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम गॉस लॉ यूज करेंगे तो ऐसा हम गॉसियन सरफेस लेंगे जिससे कि उस सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम। ठीक है, तो लाइन चार्ज के लिए हम लोग कैसा गॉसियन सरफेस लेते हैं बच्चे, लाइन चार्ज के लिए हम लोग एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। कैसा गॉसियन सरफेस लेते हैं, सिलिंड्रिकल। एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, कितनी डिस्टेंस का, आर डिस्टेंस का, कितनी डिस्टेंस का, सॉरी आर रेडियस का। हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया जिसकी लेंथ मान लो कितनी है, कि एल है। कितनी लेंथ है बच्चे, एल। तो ये जो सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस, ये वाला जो सरफेस हो गया, या ये जो शेप हो गया, ये जो सरफेस हो गया, इसी सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। क्या कहेंगे इसे, गॉसियन सरफेस। तो किसी लाइन चार्ज के लिए कैसा गॉसियन सरफेस हम लोग चूज करेंगे, याद करो। किसी लाइन चार्ज के लिए हम लोग ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करेंगे जिससे कि उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम किस केस में होगी, जब हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है गॉस लॉ से, तो आप लोग लाइन चार्ज के लिए कैसा गॉसियन सरफेस लोगे, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चे, तो हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया। अब देखो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, तो इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में कितने फेसेस हैं, सारे फेस के कारण फ्लक्स का सम बराबर क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो, यस सर। बोलो भाई। तो चलो भाई कितने फेस है बताओ, इसके कितने फेस है, तीन, तीन फेस है ना। चलो पहला फेस देखो, ये है पहला फेस, ये है आपका दूसरा फेस ये वाला, और ये आपका तीसरा फेस। ठीक है बच्चे, यहां तक कर लोगे आप। चलो
तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस फेस से फ्लक्स प्लस इस फेस से फ्लक्स प्लस इस फेस से फ्लक्स। नहीं आई बात समझ में? यस सर। यही तो होगा। तो टोटल फ्लक्स हो गया, टोटल फ्लक्स अगर लिखोगे तो फ्लक्स ड्यू टू फेस वन, फ्लक्स ड्यू टू फेस वन, दैट इज E1 डॉट ds1। चलेगा? यस। दूसरे फेस से फ्लक्स E2 डॉट ds2। चलेगा भाई? टोटल यहाँ φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 कर लो, जो आपकी इच्छा हो। अब देखो तीसरे फेज से फ्लक्स क्या होगा भाई, क्लोज्ड इंटीग्रल E3 डॉट ds3। ये बराबर किसके हो जाएगा, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया? हमने क्या कर दिया, सारे फेज से फ्लक्स ले लिया। कितने फेज है, 3। इस फेज से फ्लक्स प्लस इस फेज से प्लस इस फेज से, तीनों फेज का फ्लक्स जोड़ के बराबर Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया? यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब देखो हर फेज से फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, हर फेज से फ्लक्स देखो, पहले वाले फेज से फ्लक्स, अब देखो इन तीनों फेज का फ्लक्स जोड़ के क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ चूंकि ये आप बात कर रहे हो हर अलग अलग फेज की, तो अलग अलग फेज से फ्लक्स निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इस वन वाले फेज का एरिया वेक्टर किधर होगा, पहले तो एंगल निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में। तो हर फेज का एरिया वेक्टर और हर फेज का इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये बताओ इस वाले फेज का एरिया वेक्टर किधर होगा, पहले वाले फेज का ऊपर की तरफ। यस सर। अच्छा, ये हो गया ds1। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्शन में होगी, लाइन चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा और हमेशा इसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस डायरेक्शन में, हो गई कि नहीं हो गई बताओ? यस सर। इस फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और यस यहाँ सर। एरिया वेक्टर हो गया नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में। क्योंकि लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर लाइन चार्ज पे परपेंडिकुलर। अब देखो पहले वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो तो पहले वाले केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 90। तो यहाँ देखो ये देखो गलत किया हमने, यहाँ क्लोज नहीं लगेगा, यहाँ क्लोज नहीं लगेगा, यहाँ क्लोज नहीं लगेगा, ये टोटल क्लोज होगा, ई डॉट। ठीक है बच्चे, अगर इंडिविजुअल निकालोगे तो क्लोज नहीं होगा, वो ओपन होगा, यहाँ क्लोज नहीं लगाना आपको। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, पहले वाले फेज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर ds cos कितना 0 डिग्री या 90 प्लस दूसरा वाला फेज देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर ds2 ds1 cos 0 डिग्री होगा। यस। तीसरा वाला फेज देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर cos 90 हो जाएगा, बराबर किसके, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। चले भाई? यस। तो ये देखो ये वाला 0 हो गया, ये वाला आपका 0 हो गया, मतलब 1 और 3 0 हो गया, बचा कौन सा, 2 वाला। तो 2 वाले के कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो 2 वाला बचा, ये हो गया आपका E2 इंटू ds2 cos 0 की वैल्यू हो गई 1 बराबर Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे 2 वाले पे अगर आप ध्यान से देखो, 2 वाले पे अगर आप ध्यान से देखो
तो हमें r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी कि डिफरेंट होगी? सेम। सेम होगी। तो E हो गया कांस्टेंट, उसको हमने ले लिया बाहर। E हो गया कांस्टेंट बच्चे, E हो गया कांस्टेंट, उसे हमने ले लिया बाहर। तो बचा आपका ds2 इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds2 क्या है? ds2 क्या है अगर आप ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन ds2 क्या है? ds2 इस सरफेस का एरिया है कि नहीं बोलो? सिलिंड्रिकल Yes, sir. सरफेस का एरिया। नहीं आया? आया सर। कौन से सरफेस का एरिया? सिलिंड्रिकल अब सरफेस का एरिया। सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ds2 इज व्हाट? सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया। सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया 2 पाई r l होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई rl। अब आपको चाहिए q इनक्लोज। क्या चाहिए? q इनक्लोज। q इनक्लोज क्या है भाई? q इनक्लोज इस सिलेंडर में कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा? सिलेंडर कितना बड़ा? L लेंथ का। सिलेंडर कितना बड़ा? L लेंथ का। और L लेंथ में कितना चार्ज है? ये पर यूनिट चार्ज कितना है? लैम्डा। तो टोटल L लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा? लैम्डा इंटू L। यस सर। नहीं आया समझ में? सर। लैम्डा इंटू L। तो क्या यहाँ लैम्डा इंटू L लिख ले क्यू इनक्लोज के लिए? यस सर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो क्यू इनक्लोज क्या लिख हो गया? सकते हैं। इलेक्ट्रिक। तो क्यू इनक्लोज हो गया लैम्डा इंटू L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? क्यू इनक्लोज दैट इज लैम्डा इंटू L अपॉन 2 पाई RL इंटू एप्सिलॉन नॉट। L को खा गए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि इस पे ना कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके बोर्ड में भी। अगर 11th वाले हैं तो आपके बोर्ड में भी किसी लाइन चार्ज के कारण कहते हैं कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप निकाल चुके हो। फिर मैं सिखा रहा हूं क्यों? क्योंकि गॉसियन लॉ का हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि गॉस लॉ का अगर आप एप्लीकेशन समझ गए, सीख गए ना, तो बड़ा मजा आता है। आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालना चाहो बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो ये हो गया E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R किसी डिस्टेंस R पे। अब देखो यही मैंने आपको यहां बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी लाइन चार्ज के कारण, इनफाइनाइट नहीं, किसी भी लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है K लैम्डा अपॉन R इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। याद करो। यस या साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, R की जगह आप D लिखते हो यहाँ पे, K लैम्डा बाई D। K लैम्डा बाई D लिखा था कि नहीं लिखा था ये फॉर्मूला? यस और इनफाइनाइट होता है, ये मैंने बताया आपको कि अगर ये इनफाइनाइट होता है पॉइंट, अगर यहाँ से किसी डिस्टेंस D की बात कर रहे हो, किसी डिस्टेंस D की बात कर रहे हो, अगर वो D R के बराबर हो जाए तो इस इनफाइनाइट के लिए थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यू कितनी हो जाती है? 90 डिग्री हो जाती है कि नहीं हो जाती? यस तो थीटा 1 और थीटा 2 अगर 90 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना हो जाएगा? क्या K लैम्डा अपॉन D इंटू 2 हो जाएगा कि नहीं? साइन थीटा 1 की वैल्यू 90, साइन थीटा 2 की वैल्यू 90, तो 90 साइन 90 साइन 92 हो गया। तो ये हो जाएगा 2K लैम्डा अपॉन D। और D की वैल्यू अगर R रख रहे हो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया था, तो देखो फॉर्मूला मैंने बनवाया था आपको। क्या क्या फॉर्मूला बना था? देखो 2K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे लिख लो, इंटू लैम्डा अपॉन D। D की जगह R रख दो, तो देखो ये फॉर्मूला बन गया आपका 2 2 जा 4
तो क्या ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बना के नहीं बना, ये बताओ। तो Yes, क्या sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लेंथ के लिए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है कि नहीं होती? होती है। और ये आप लोग पढ़े हुए हो पहले से, और आज भी मैंने इसे कराया। देखो ये देखो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट Line charge. लाइन चार्ज। अच्छा, इसका यूज हम इनफाइनाइट के लिए ही कर सकते हैं कि फाइनाइट के लिए भी कर सकते हैं? गॉस लॉ का फाइनाइट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम नहीं होगा। इनफाइनाइट के लिए एल लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन फाइनाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनाइट के लिए इसे हम यूज नहीं कर सकते। तो जब भी हम यूज करते हैं, इसे किसके लिए यूज करते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, आगे आ जाओ। अब चलो अगला करते हैं। E इज इक्वल टू हो गया किसके लिए? अगर इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज है तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। दूसरा लिखो, सेकंड, इसका एप्लीकेशन लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट थिन चार्ज, इनफाइनाइट थिन चार्ज प्लेट, इनफाइनाइट थिन चार्ज प्लेट, इनफाइनाइट थिन चार्ज प्लेट, या आप कह सकते हो इसे शीट। इनफाइनाइट थिन चार्ज प्लेट, या क्या लिख सकते हो इसे? शीट। इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट है, तो इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे चाहिए तो इसका एप्लीकेशन गॉस लॉ का देखो कैसे यूज करते हैं इसको। गॉस लॉ इसमें मान लो ये शीट है, बहुत ध्यान से देखना, इसको पूछा जाता है आपके पेपर में भी। ठीक है, तो मान लो ये शीट है, इस शीट की पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना वो ऐसे है। ठीक है बच्चे, अब ये शीट है तो इस पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लैम्डा होगा या सिग्मा होगा? सिग्मा। सिग्मा। तो लिखो इसे, सिग्मा क्या है? इस पे कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। इनफाइनाइट थिन है, बहुत थिन है, बहुत ही थिन है, जितना आप सोच रहे हो उससे भी कम। ठीक है, इस शीट के कारण किसी पॉइंट पे, मान लो यहां से आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पी पे, जो कि यहां से आर डिस्टेंस पे इस शीट से, आप क्या निकालना चाहते हो? इस पॉइंट पी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। क्या निकालना चाहते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस पॉइंट पी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस शीट के कारण, तो आप क्या यूज करेंगे? हम लोग इसमें हम लोग गॉस लॉ यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो गॉस लॉ कैसे यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए? भाई हम लोग गॉस लॉ में सबसे पहला काम क्या करते हैं बताओ? सबसे पहला काम होगा हमारा गॉसियन सरफेस लेना। क्या लेना? गॉसियन सरफेस। लिखो, जब भी हम गॉस लॉ यूज करेंगे सबसे पहला हमारा काम होगा हम गॉसियन सरफेस लेंगे, हम गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। कैसा गॉसियन सरफेस होना चाहिए? ऐसा गॉसियन सरफेस होना चाहिए जिसके सरफेस पे या ऐसा गॉसियन सरफेस हो जिससे कि हर पॉइंट पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो? Same. सेम। दूसरा लिख लो, ऐसा गॉसियन सरफेस हम लोग चूज करेंगे जिससे कि उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। चाहिए. ठीक,
तो देखो इस केस में कैसा गॉसियन सरफेस हम लोग चूज करते हैं बच्चे, इस केस में हम लोग गॉसियन सरफेस चूज करते हैं ऐसा, देखो एक यहां से सिलेंडर ले लेते हैं ऐसे, ऐसे पैरेललोपाइप्ड कहते हैं इसको, पैरेललोपाइप्ड कहते हैं, आप नाम पे मत जाओ इसके, सीधा सीधा देखो कैसा गॉसियन सरफेस लेते हैं, इसे याद कर लेना आप, ऐसा। ऐसा क्यों लिया, ऐसा गॉसियन सरफेस, ऐसा। इधर भी कितना डिस्टेंस होना चाहिए, r, ठीक है, r, ठीक है, r डिस्टेंस। अब देखो ऐसा सरफेस क्यों ही लिया, यहां से r डिस्टेंस पे अगर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो वो, और यहां से r डिस्टेंस पे इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो वो दोनों बराबर है कि अलग अलग है, बराबर। बराबर। और इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे, क्या इस सरफेस के नॉर्मल होगी, इस सरफेस के नॉर्मल होगी या इस सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अलोंग होगी, नॉर्मल नहीं होगी, क्लियर है ना, यस सर। ठीक है। तो इसलिए r डिस्टेंस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और r डिस्टेंस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों केस में क्या होगी, बराबर होगी, क्या होगी, बराबर। बराबर होगी। और जो चार्ज है ना इतना थिन है कि आप समझो कि ये चार्ज दोनों तरफ से दिखाई देगा आपको, इधर से भी देखोगे तो वही चार्ज दिखाई देगा और इधर से भी देखोगे तो वही चार्ज दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो इस r डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है भाई, phi इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चे, ओके। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो फ्लक्स निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखो कितने फेसेस हैं जिससे कि फ्लक्स निकलेगा या फ्लक्स होगा, 3 सिलेंडर है, कितने फेस, 3। तो ये हो गया फेस नंबर 1, ये हो गया फेस नंबर 1, ये हो गया फेस नंबर 2 और ये हो गया फेस नंबर 3। हुआ कि नहीं बताओ, यस सर। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स ड्यू टू फेस नंबर 1 दैट इज E1 डॉट ds1 cos θ1 प्लस E2 into ds2 cos θ2 प्लस E3 into ds3 cos θ3 is equal to q enclosed upon epsilon naught, q enclosed upon epsilon naught, ठीक है भाई, q enclosed upon epsilon naught। अब बच्चे बताओ कि θ1 θ2 θ3 की वैल्यू निकाल लो, θ1 की क्या वैल्यू होगी, θ2 की क्या होगी, θ3 की क्या होगी। चलो भाई θ1 देखो क्या होगा, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ देखो एरिया वेक्टर, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा कि नहीं, सरफेस 1 के लिए, यस सर। ये हो गया सरफेस 1 के लिए एरिया वेक्टर। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो, इस चार्ज के कारण इधर, यस सर। 2 पे देखो एरिया वेक्टर इसका ऊपर, यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड। यहाँ 3 पे बोलो एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड, यस सर। अच्छा 3 पे एरिया वेक्टर हो गया लेफ्ट साइड भाई, ये हो गया एरिया वेक्टर ds3। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो यहाँ, राइट साइड लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। पक्का, यस सर। यस। क्यों भाई, क्यों लेफ्ट साइड, क्योंकि प्लेट ऐसी है, ऐसी प्लेट है, आप देखो इधर चार्ज जो एक ही चार्ज है, बहुत थीन है, इसलिए एक ही चार्ज दोनों तरफ से दिखाई देगा कि नहीं देगा, यस। तो अगर आप उधर खड़े हो तो r डिस्टेंस पे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा की डायरेक्शन उधर, और यही पॉजिटिव चार्ज है इधर है
और r डिस्टेंस पे आप इधर कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आउटवर्ड ही तो होती है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर इधर। तो अब ध्यान से देखो, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण फ्लक्स नहीं होगा, 2 वाले के कारण। क्यों? क्योंकि θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, तो θ1 क्या 0 डिग्री हुआ, Yes, sir. θ2 90. θ3 0. 0। तो रखते हैं, तो ये हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, तो 2 वाला खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, देखो बचेगा आपका इंटीग्रल E1 ds1 cos 0 प्लस 0 प्लस इंटीग्रल E2 E3 ds3 cos 0 is equal to charge enclosed upon epsilon naught, charge enclosed upon epsilon naught, epsilon। अब देखो यहां हो जाएगा बच्चे, इसे आप लिख लोगे E1 ds1 cos 0 की वैल्यू 1 प्लस इंटीग्रल E3 ds3 cos 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देख बच्चे, E1 और E3 दोनों उस चार्ज से r डिस्टेंस पे है कि नहीं है, Yes, sir. तो E1 और E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर, r डिस्टेंस पे अगर है तो Yes, sir. E1 और E3 बाहर कर लो, तो ये बचा E1 और E3 दोनों बाहर हो गया, E1 यहां से बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ds1 प्लस E यहां से बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ds1, होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। अब ds1 देखो क्या है, ds1 किसका एरिया है, अगर आप ध्यान से देखो तो ds1 किसका एरिया है, इस पूरे सरफेस में छोटा सा एरिया ले लिया, तो ये सरफेस पूरा कैसा है, सिलेंड्रिकल, या सॉरी सिलेंड्रिकल कह रहा हूं मैं, क्या ये सरफेस सर्कुलर है, ये वाला सरफेस, ये वाला फेस कैसा है, Circular. सर्कुलर, और ये वाला फेस Circular. है कि नहीं है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब देखो, चूंकि आपको इतने बड़े चार्ज, मान लो इसका एरिया, मान लो इसका सरफेस एरिया एस है, इसका सरफेस एरिया क्या है, मान लेते हैं इसका सरफेस एरिया एस है, इसका सरफेस एरिया मान लेते हैं कि एस है, टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हो गया, एस हो गया, तो इस पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इनटू एस। Yes. Yes, अगर sir. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी चार्ज निकालोगे इस पे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इनटू एस, Yes. होगा कि नहीं होगा। Yes. अब देखो बच्चे, अगर इसका इसको हम बढ़ाएं, लार्ज करें, क्योंकि ds बहुत छोटी क्वांटिटी है, ds बहुत छोटी क्वांटिटी है, अगर इसको हम बढ़ा के तो कितना बड़ा हो जाएगा, इस प्लेट के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। भाई हम लोग कैसा शेप लेते हैं, ऐसा शेप लेते हैं जिससे कि उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। Yes, sir. तो अब देखो, इसको हम बढ़ा के अगर इसे हम, चूंकि हमको इस पूरे प्लेट के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम Yes. लोग अगर इसको बढ़ाए r डिस्टेंस पे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, हर जगह r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इस प्लेट के कारण उतनी ही तो होगी। Yes, sir. तो देख, अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, ds1 इंटीग्रेशन ds1 और इंटीग्रेशन ds3 दोनों बराबर है कि दोनों अलग है, दोनों बराबर है ना। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ds1 और इंटीग्रेशन ds3 दोनों बराबर है या अलग अलग है, फिर से देख लो, ये ds1 हो गया और ये क्या हो गया, ds3, सॉरी ये ds1 हो गया और ये क्या हो गया, ds3, Yes, sir. दोनों बराबर हैं या दोनों अलग अलग हैं। बराबर है। अगर इसको इनलार्ज करें तो क्या ये पूरे सरफेस का जो एरिया है, क्या इसका भी एरिया वही हो जाएगा। Yes, sir. तो अब देखो बच्चे, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं E इंटू ds1 इंटीग्रेशन है, उसे हम इनलार्ज करते हैं तो क्या वो इंटीग्रेशन s हो जाएगा। ds1 क्या है, टोटल सरफेस एरिया एक साइड का,
Yes, sir. और DS3 भी क्या है, टोटल सरफेस एरिया दूसरी साइड का, तो इंटू DS3 भी टोटल सरफेस एरिया दूसरी साइड का, वो भी कितना है, Yes. एस है, बराबर किसके, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इंटू एस प्लस E इंटू एस, E इंटू एस प्लस E इंटू एस, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E इंटू एस, तो 2 टाइम्स ऑफ E इंटू एस इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू क्या हो गई भाई, E की वैल्यू हो गई Q इनक्लोज अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस, और Q इनक्लोज क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज देखो, तो अब Q इनक्लोज फाइंड आउट कर लो, Q इनक्लोज क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, देख इधर देखो, चार्ज इनक्लोज कितना होगा इस पूरे प्लेट पे, इस पूरे प्लेट का पे चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, इस पूरे प्लेट का सरफेस एरिया इनटू सिग्मा। Yes, sir. नहीं आया, आया sir. तो Q इनक्लोज कितना हो जाएगा बच्चे, देख इस पूरे प्लेट का सरफेस एरिया कितना है S, और उस पूरे प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एस, सिग्मा इंटू Yes. एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, देखो यहां मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एस, एस एस को मार दिया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। This is what electric field due to a Charge plate. thin charged plate, thin charged plate, इसको लिखना, electric field due to thin charged plate, electric field due to thin charged plate, thin charged plate, infinite thin charged plate, infinite thin charged plate, E is equal to sigma upon 2 epsilon naught, infinite thin charged plate, इलेक्ट्रिक इनफाइनाइट थिन है, अगर फाइनाइट थिन होगा तो ये तो इनफाइनाइट थिन था, इनफाइनाइट थिन था, अगर फाइनाइट थिन होगा तो लिख लो, फाइनाइट थिन के लिए भी कंपेयर पूछा गया था ये कि इनफाइनाइट थिन है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर फाइनाइट थिन हो गया तो क्या होगा, तो लिख लो फाइनाइट थिन के लिए, फाइनाइट थिन मतलब समझ लो, मैं समझा देता हूं आपको मतलब क्या है फाइनाइट थिन का। फाइनाइट थिन का मतलब है बच्चे कि ये जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट है, इस प्लेट में जो आपने चार्ज यहां दिया था ये वाला, अगर इनफाइनाइट थिन होती है ना, बहुत पतली आप सोच दो, तो एक जो चार्ज होगा ना वो चार्ज दोनों तरफ दिखाई देगा आपको, एक ही चार्ज दोनों तरफ से दिखाई देगा। और अगर फाइनाइट थिन हो गया ना, ये देखो इसे हम थोड़ा फाइनाइट कर देते हैं, थोड़ा मोटा कर देते हैं, ये हो गया, इसे ना ये मान लो कि ये फाइनाइट थिन हो गया, तो ये देखो ये आपका अगर फाइनाइट हो गया तो ये जो चार्ज इधर है ना, इस वाले दूसरे वाले फेस, पीछे वाले फेस पे भी चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ। मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये आगे वाले फेस पे तो चार्ज है ही है, पीछे वाले फेस पे भी चार्ज एक होगा, उतना ही जितना आगे वाले फेस पे है उतना ही पीछे वाले फेस पे भी होगा। तो अब अगर यहाँ, अब अगर आप समझो ना ध्यान से, फाइनाइट थिन मतलब हो गया कि दो चार्ज प्लेट हो गई, इनफाइनाइट इनफाइनाइट की, इनफाइनाइट इनफाइनाइट की कितनी चार्ज प्लेट, दो। आप ऐसा समझो बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं, ये बुक है, इस बुक का ये वाला जो पेज है ना, ये वाला, अब देखो इसे मैंने खोला, ध्यान से देखना, ये वाला जो पेज है, ये वाला, ये समझ लो कि एक इनफाइनाइट थिन सरफेस है, एक इनफाइनाइट थिन फेस है, ठीक। अब हम अगर इसे ऐसे दिखाएं तो देखो मोटी दिख रही है कि नहीं,
तो ये वाला जो इधर बैक वाला है, ये भी एक फेस की तरह बिहेव करेगा, एक इनफाइनाइट फेस की तरफ ये भी बिहेव करेगा, ये एक इनफाइनाइट फेस की तरफ ये भी बिहेव करेगा, ये वाला इधर वाला भी। तो दोनों मिलके क्या हो गई, अब ये फाइनाइट थीन हो गई। क्या हो गई? फाइनाइट थीन। फाइनाइट थीन। ध्यान से समझना, फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो ये दोनों मिलके फाइनाइट थीन हो गई। अब देखो, तो दोनों मिलके अगर फाइनाइट हो गई, तो जो चार्ज इस पे आएगा वही चार्ज सेम वैल्यू का पीछे। तो ये देखो, इस वाले चार्ज के कारण, अगर आप ध्यान से देखो, तो इस वाले चार्ज के कारण किसी पॉइंट r डिस्टेंस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, कितना? सिग्मा अपॉन, अभी निकाला आपने, सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught. निकाला ना? Yes sir. एक थिन प्लेट के कारण, इनफाइनाइट थिन प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक पॉइंट पे आपने फोर्स, सॉरी वो निकाला, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पीछे वाले के कारण भी तो यहाँ होगा कि नहीं होगा? तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर इसका डायरेक्शन चूंकि पॉजिटिव है, इसका डायरेक्शन ये होगा, ये वाला, तो पीछे वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका भी डायरेक्शन यही होगा कि नहीं होगा? और वो भी कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 epsilon naught. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा अगर फाइनाइट थिन देखें तो? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले वाले के कारण प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे वाले के कारण, तो टोटल हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। केस बदल जाता है अगर इनफाइनाइट और फाइनाइट हो जाए तो। मेरी बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है, बताओ पहले। यस सर, हो रही है। इनफाइनाइट और फाइनाइट हो जाए तो केस बदल जाता है। इनफाइनाइट होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक थिन प्लेट के कारण वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर फाइनाइट हो जाए मेरे बच्चे, बात सुनना, फाइनाइट हो जाए तो आप ऐसा समझो कि जैसे दो थिन प्लेट हैं, एक इधर वाले थिन प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पीछे भी एक थिन प्लेट आ गई उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों मिलके एक फाइनाइट थिन प्लेट बना देंगे। क्या बना देंगे? फाइनाइट। तो फाइनाइट थिन प्लेट अगर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है? Sigma upon epsilon naught. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट थिन प्लेट, फाइनाइट थिन प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट थिन प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट थिन प्लेट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट थिन प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2। अच्छा ये बताओ, इनफाइनाइट थिन प्लेट है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है? नो सर। नहीं, लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि ये देखो, ये इनफाइनाइट थिन प्लेट है, इनफाइनाइट थिन प्लेट है, इस इनफाइनाइट थिन प्लेट के मान लो चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 है, और इसका सरफेस एरिया मान लो S1 है। आपसे मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, यहां से किसी डिस्टेंस d पे पॉइंट कोई P है, उस पॉइंट P पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो क्या बताओगे आप? सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन। अच्छा यहां पूछूं मैं, ये मान लो r डिस्टेंस है, कोई पॉइंट P है, तो P1 पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन। से याद कर लो, कैपेसिटर में बड़ा यूज आता है ये, कैपेसिटर में बड़ा यूज आता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहां से किसी डिस्टेंस d पे या वहां से किसी डिस्टेंस r पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है थिन प्लेट के कारण।
अब लिखो, ये आपके पेपर में भी पूछा जाता है, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट थिन प्लेट। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल इनफाइनाइट थिन प्लेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट थिन प्लेट। मान लो कि दो पैरेलल इनफाइनाइट थिन प्लेट है बच्चे। एक पैरेलल इनफाइनाइट थिन प्लेट ये हो गई, प्लस सिग्मा है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है मान लो, और दूसरी इनफाइनाइट थिन प्लेट हो गई पैरेलल ये वाली। ये इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसकी भी चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलेगा। चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा 1 और इसकी सिग्मा 2, दोनों क्या है, पैरेलल है। दोनों क्या है बच्चे, पैरेलल। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एक पॉइंट है यहाँ P1, इसके बीच में है कहीं, यहां से R1 डिस्टेंस पे और यहां से R2 डिस्टेंस पे। इस P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, निकाल लोगे कि नहीं ये बताओ? यस सर। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 ड्यू टू दीज टू पैरेलल इनफाइनाइट थिन प्लेट? 1 वाले के कारण P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। 1 वाले के कारण, इस वाले के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन। डायरेक्शन ये हो गया E1 की नहीं? यस सर। 2 वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। इधर होगा। यस सर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। अगर चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, जो भी आप कह लो। यस सर। E1 की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। एप्सिलॉन नॉट क्यों? फाइनाइट थिन हो गया क्या ये? नो सर, फिर इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट थिन है, ये भी इनफाइनाइट थिन है। मैंने लिखा हुआ भैया, इनफाइनाइट थिन प्लेट मैंने लिखा हुआ है मेरे बच्चे। यस सर। बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग से थोड़ा सा। तो अब देखो इसके लिए हो गया सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। 2 वाले के लिए क्या हो गया? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया कॉमन। बचा क्या? सिग्मा 1 माइनस ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड या इन बिटवीन द प्लेट, इन बिटवीन द प्लेट। मैं आपसे यहां पूछूं तो कोई पॉइंट P2 है, यहां से कोई डिस्टेंस मान लो से x1 है और यहां से वो डिस्टेंस x2 है। अब बताओ P2 पे कितना होगा? सेकेंड क्वेश्चन हो गया ये। 1 वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन सर लेफ्ट। 2 वाले के कारण बोलो। सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन लेफ्ट। दोनों एक ही के डायरेक्शन। कारण P2 पे
ई नेट ऑन 2 लिख ले रहा हूं मैं। Yes, E1 sir. प्लस E2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बताओ। Yes, sir. E1 हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। Yes, sir. फिर हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 चलेगा क्या? Yes, sir. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना इधर है मेरे बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इधर भी उतना ही मिलेगा? भाई इसके कारण हो जाएगा सिग्मा, इस वाले के कारण इधर हो जाएगा सिग्मा 2, सॉरी इधर देखो, इस वाले के कारण, इस वाले के कारण अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लूं, मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लूं बच्चे, और मैं आपसे पूछूं कोई P3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इन दोनों के कारण, तो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? Yes, sir. इस वाले के कारण कितना होगा? इस वाले के Sigma इधर 2 की upon डायरेक्शन में, 2. Yes, sir. और Yes, इस sir. वाले के कारण भी इसी डायरेक्शन में. इसी डायरेक्शन में। तो दोनों क्या सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा. ये तो हो गया कि दोनों का चार्ज डेंसिटी अगर डिफरेंट है, दोनों का चार्ज डेंसिटी अगर डिफरेंट है. अगर दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम हो तो क्या होगा? चार्ज डेंसिटी सेम हो तो क्या होगा? तो पैरेलल प्लेट है और दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, तो पैरेलल प्लेट है और दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, तो पैरेलल प्लेट है, दोनों पे चार्ज सिग्मा है कूलम पर मीटर स्क्वायर, दोनों पे चार्ज कितना है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, दोनों पे चार्ज ये है। तो बताओ बीच में क्या फील्ड होगी? 1 पे क्या फील्ड होगी बोलो? इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 1 वाले के कारण, यस सर. ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 वाले के कारण बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और 2 वाले के कारण बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर. तो E1 और E2 दोनों बराबर होंगे कि दोनों डिफरेंट होंगे? बराबर. तो E1 और E2 दोनों बराबर हो गए बच्चे। तो E1 और E2 अगर दोनों बराबर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में क्या हो जाएगा? 0. 0 होगा कि नहीं होगा? होगा सर. तो दो पैरेलल प्लेट अगर सेम चार्ज के हैं, सेम चार्ज डेंसिटी के हैं, सेम पोलैरिटी के हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट शुड बी, या इनसाइड द पैरेलल प्लेट शुड बी, या इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट शुड बी व्हाट? 0। यहां बताओ 2 पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. बिल्कुल, ये सॉरी डायरेक्शन गलत, ये डायरेक्शन हो जाएगा इधर E1 और इधर E2. यहाँ बोलो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इधर E1 इधर E2 चलेगा? Yes, sir. ठीक है, दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट कर देते हैं। क्या डिफरेंट कर दें? पोलैरिटी। अभी तो चार्ज दोनों का सेम कर दिया था मैंने, पोलैरिटी भी सेम थी, आप पोलैरिटी डिफरेंट कर दे रहे हैं। पोलैरिटी मतलब दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, एक पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, एक पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरे पे निगेटिव कर देते हैं, चलेगा? यस सर. तो देखो अगर पोलैरिटी डिफरेंट हो जाए तब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पोलैरिटी डिफरेंट हो जाए, एक पे पॉजिटिव पोलैरिटी कर दिया, इस पे हो गया प्लस सिग्मा, और इस पे हो गया माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब बोलो बीच में बोलो, और इधर किनारे पे बोलो, और इधर किनारे पे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। बीच में कितना होगा? इस 1 वाले के कारण बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इस वाला मान लो ये 1 है, यहाँ ए 1 नहीं, ए मान लो इसे, और इसे मान लो बी। ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो इस पॉइंट पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। sigma इधर upon की तरफ 2 इस डायरेक्शन epsilon naught. में, Yes sir. और बी वाले के कारण इसी डायरेक्शन में सर, इसी sigma upon डायरेक्शन epsilon में naught. ई भी हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes sir. तो बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? बीच में Sigma नेट upon- इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, वो E1 EA प्लस EB हो जाएगा। Yes sir. EA की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और EB की Yes वैल्यू sir. Sigma upon 2 epsilon क्या naught. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। Yes sir. ये हो गया EA प्लस EB। किनारे पे बोलो 2 पे, 0. इस वाले के कारण Sigma इस upon 2 डायरेक्शन में, epsilon naught. Yes और sir. इस वाले के कारण Right. नहीं आया। आया अरे सर. आया नहीं आया। आया सर। इस वाले के आया कारण सर. इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं, बोलो। ए वाले के कारण इस डायरेक्शन में होगा, यस सर। और बी वाले के कारण इस डायरेक्शन Yes में sir. होगा। यस सर। तो नेट कितना हो जाएगा? Yes sir. ए माइनस क्या 0 EB. आएगा? यस सर। Yes sir. बी पे बोलो 0. अब आप ध्यान से देखो इन चीजों को। मैंने 3-4 इलस्ट्रेशन कराया आपको, फटाफट 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 चार्ज क्यों लेके। मैंने एक इलस्ट्रेशन कराया सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों अलग अलग, और चार्ज पोलैरिटी दोनों की सेम। फिर मैंने आपको लिया दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम और दोनों की पोलैरिटी सेम, और फिर मैंने लिया दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम लेकिन पोलैरिटी डिफरेंट। और मैंने आपको बताया कि जिसमें चार्ज पोलैरिटी सेम है और चार्ज डेंसिटी सेम है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा था। क्लियर है? उनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, किनारे पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। जिनकी पोलैरिटी सेम नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन चार्ज डेंसिटी सेम है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था, किनारे पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो ध्यान से समझना, इसी को दोनों को मिला के एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा निगेटिव टर्मिनल मिला के एक कैपेसिटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैपेसिटर. यही कैपेसिटर है। आप आगे पढ़ोगे तो यही कैपेसिटर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगी, बीच में की अलग अलग होगी? सेम होगी. सेम होगी। डायरेक्शन सेम की अलग? सेम. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव? पॉजिटिव से नेगेटिव. और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. तो क्या ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है? यस सर. क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है? यस सर. तो दो पैरेलल प्लेट हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, और इन्हीं को आगे चल के क्या कहेंगे हम? कैपेसिटर, संधारित्र कहते हैं ना। यस सर. अरे कैपेसिटर को क्या कहते हैं? संधारित्र. पक्का? यस सर। यस सर. हाँ, तो आगे चल के इन्हीं को संधारित्र कहेंगे हम। अभी जब पढ़ेंगे तब, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा जोर दिया ताकि आप इसकी जो है ना चीजों को समझ लो। ये है क्या? दो प्लेट, एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव। दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम। दोनों प्लेट का सरफेस एरिया सेम। तो वो दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं या क्या में बनाते हैं? वो दोनों मिलके एक कैपेसिटर, संधारित्र का निर्माण करते हैं।
है, तो ये संधारित्र हो जाता है। आगे चल के हम इसको अभी डिस्कस करेंगे कैपेसिटर को, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग कैपेसिटर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। अब ये देखो, अगर गॉस लॉ नहीं होता ना तो इन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपके हालत खराब हो जाते। गॉस लॉ है जिसकी वजह से आप फटाफट निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो हमने 3 केस पढ़ा है आपको, इन बिटवीन और आउटसाइड, इन बिटवीन और आउटसाइड प्लेट। तो इन बिटवीन दोनों केस पढ़ा दिया हमने, और आउटसाइड भी दोनों केस पढ़ा दिया। पॉजिटिव निगेटिव लेके, पॉजिटिव लेके, और निगेटिव लेंगे तब भी तो यही होगा, जो पॉजिटिव के केस में था वही नेगेटिव केस में होगा, ठीक है। बाकी और सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा चलता आ रहा है। अब और बात करते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा क्या, लाइन चार्ज हो गया। अच्छा, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था क्या, KQ/R² निकाला नहीं था। यस सर। गॉस लॉ का प्रूफ जो मैंने कहा था कि ये देखो गॉस लॉ का प्रूफ है, यस सर। KQ/R² निकाल लिया था। लाइन चार्ज के कारण हो ही गया, सरफेस चार्ज के कारण हो गया, थिन प्लेट के कारण, ठीक। अब किसके लिए बात कर ले, लिखो वॉल्यूम। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow sphere, due to charged hollow sphere, charged hollow sphere, charged hollow sphere, charged hollow sphere। कैसा hollow sphere, चार्ज hollow sphere। hollow sphere अगर है तो उसे हम लोग सरफेस मानते हैं या फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम सरफेस। वॉल्यूम उसके कहाँ होता है, सॉरी चार्ज उसके कहाँ होता है, सिर्फ सरफेस पे होता है कि अंदर भी होता है, सरफेस पे। तो फिर उसे सरफेस चार्ज मानते हैं, वॉल्यूम नहीं बच्चे, ठीक। जैसे ये स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है मेरे बच्चे, देख ध्यान से देखना, ये हॉलो स्फीयर है, ये हो गया हॉलो स्फीयर। अगर इस हॉलो स्फीयर पे हम चार्ज दें, मान लो ये R रेडियस का हॉलो स्फीयर है, कितने रेडियस का, R रेडियस, कैपिटल R रेडियस का हॉलो स्फीयर है। इस हॉलो स्फीयर पे अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो कहाँ चार्ज जाएगा, चार्ज क्या हवा में रहेगा क्या, सरफेस पे, सरफेस पे। तो इसलिए हॉलो केस में हमेशा हम लोग चार्ज कैसा लेते हैं, सरफेस या वॉल्यूम, सरफेस। सरफेस। तो यहाँ हम लोग सिग्मा लेंगे, क्या लेंगे, सिग्मा। कूलम पर। नहीं आई बात समझ, क्लियर है ना। ये कैसा भैया, ये बता कैसा ट्रीट करते हैं हम लोग इसको, क्योंकि इसके चार्ज कहाँ ही रहेंगे बस, सरफेस पे। इसके अंदर चार्ज होता है क्या, नो सर। नहीं, सिर्फ सरफेस पे होता है। इसलिए हम लोग इसे कैसा चार्ज, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसके सिर्फ सरफेस पे होता है, इसलिए यहाँ हम लोग सिग्मा लेते हैं एज ए चार्ज डेंसिटी। क्या लेते हैं, सिग्मा। अब इसमें 3 केस बनता है, 3 केस बनता है, कहाँ कहाँ आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है याद रखना। इसमें 3 केस बनता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है कि बाहर कितना होगा, दूसरा पूछता है कि इसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और तीसरा पूछता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मेरी बात समझ में आई, यस सर। कहाँ कहाँ पूछेगा आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें बाहर, आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस और इनसाइड द सरफेस। कहाँ कहाँ पूछेगा आपसे, आउटसाइड, ऑन द और इनसाइड।
3 केस होता है इसमें। तो पहला केस लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ड्यू टू चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, कहां पे? केस नंबर ए, आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के बाहर, आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के बाहर, आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस। तो आउटसाइड द सरफेस मान लो यहां से, ध्यान से देखना इसे, मान लो यहाँ किसी डिस्टेंस r पे हमने एक पॉइंट ले लिया, छोटा सा डिस्टेंस ले लो, इतना बड़ा भी मत लो, एक छोटा सा डिस्टेंस r ले लिया, इस r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया और वो पॉइंट P है। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, किसके कारण? इस हॉलो चार्ज स्फीयर के कारण, ठीक है। यस। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ और इसके r डिस्टेंस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? सेम। कांस्टेंट। कांस्टेंट या सेम होना Yes, चाहिए। तो मुझे बताओ बच्चे कि इस केस में हम लोग कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे अगर गॉसियन सरफेस गॉस लॉ यूज कर रहे हैं तो? स्फेरिकल। स्फेरिकल। गुड। तो हम लोग एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं मेरे बच्चे। देख, एक हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया, कितने डिस्टेंस का, सॉरी कितने रेडियस का? आर। r रेडियस R. का हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। इसे लिख लो, दिस इज व्हाट गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। कितने रेडियस का? r रेडियस का। और रेडियस। क्या कहता है गॉस लॉ? कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो कहता है। यस सर। अब देख बच्चे आगे की कहानी, इससे किसी r डिस्टेंस पे यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और Yes, एरिया sir. वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल 0 यस सर। और इसके हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। तो यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर? यस सर। और क्लोज्ड इंटीग्रल ds, क्लोज्ड इंटीग्रल ds इज इक्वल टू q इनक्लोज Yes. अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलेगा क्या? यस सर। यस सर। क्लोज्ड इंटीग्रल ds क्या है? सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। किसका? किसका? स्फीयर का। कौन से स्फीयर का? सर जो हमने गॉसियन। बिल्कुल, इसको लिख, ये यही आपको लिखना है कि क्लोज इंटीग्रल ds मतलब गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। गॉसियन सरफेस का बच्चे क्या करते हैं, इस अंदर वाले सरफेस का सरफेस एरिया लिख देते हैं। तो इसका लिखोगे तो इस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यस सर। और बाहर वाले का लिखोगे तो 4 पाई स्मॉल आर। हाँ, तो आपको कैपिटल R स्क्वायर लिखना है या स्मॉल r स्क्वायर? स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि ये किसका एरिया है? गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस का एरिया है, क्लोज्ड सरफेस का एरिया है। जो जिस क्लोज सरफेस में आपने वो चार्ज को क्लोज किया है उस सरफेस का एरिया है। तो कितना होगा मेरे बच्चे? ये हो जाएगा E इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई R स्क्वायर यस सर। इज इक्वल टू Q इनक्लोज। बताओ Q इनक्लोज मतलब इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज है, निकाल सकते हो क्या? यस सर। कितना है? सिग्मा इंटू एस। सिग्मा इंटू एस। एस। किसका एस? गॉसियन सरफेस का एस या इस चार्ज का एस? चार्ज का। बिल्कुल। और इसका एस क्या होगा भाई?
ये चार्ज हॉलो 4 स्फेरिकल है pi ना, capital R. Yes sir. कितना होगा इसका सरफेस एरिया? 4 pi capital R square. 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। आया समझ में? नहीं आया? आया सर। ये हो गया चार्ज इनक्लोज, लिख लेना, दिस इज चार्ज इनक्लोज। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल का अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो? यस सर। मुझे लगता है यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा मैंने, यहाँ एप्सिलॉन नॉट नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ देखो, तो ये हो गया बच्चे 4 पाई को मार दिया कि नहीं बोलो? यस सर। तो E इज इक्वल टू हो गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, यस सर। क्लियर है? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर आप इसे, या इसे आप ऐसे लिख सकते हो क्या, अगर चार्ज इनक्लोज, टोटल चार्ज उस पे क्यू हो, उस पूरे सरफेस का चार्ज, अगर उस पूरे सरफेस पे हॉलो स्फेरिकल पे चार्ज अगर क्यू इनक्लोज्ड हो, तो इनक्लोज्ड चार्ज अगर कैपिटल क्यू हो, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं बोलो? पता नहीं, अरे आया समझ में? नहीं आया ये बताओ, समझाऊं या आ गया? सर कैसे सर? देखो इधर देखो, इस सरफेस, इस चार्ज का अगर इस पे मैंने मान लिया कि टोटल चार्ज कितना है, क्यों? वही तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यस सर। नहीं आई बात समझ में? आया सर। भाई इस पे मान लिया कि हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, और वो क्यू किसके बराबर होगा? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो क्यू इनक्लोज कितना हो गया, मतलब इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज होगा? जितना ये क्यू है। यस सर। तो क्यू इनक्लोज की जगह हमने क्या लिख दिया? कैपिटल क्यू। यस सर। और बाकी ये वाला इंटीग्रल ds ये 4 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा ना। यस सर। और इस क्यू इनक्लोज की जगह हमने कैपिटल क्यू लिख दिया। यस सर। तो देखो क्या हो गया, ये क्यू इनक्लोज की जगह कैपिटल क्यू, यस सर। और ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है, ये 4 पाई आर स्क्वायर चला आएगा नीचे। यस सर। ये आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। नहीं आया समझ में? आया सर। तो अब आप अगर यार ध्यान से देखो मेरे बच्चे, तो E इज इक्वल टू कुछ नहीं दिख रहा है मुझे दिख रहा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। है क्या ये? यस सर। तो उस पॉइंट के लिए जो आउटसाइड पॉइंट है, वो हॉलो स्फीयर कैसा ट्रीट हो गया? एज ए पॉइंट चार्ज। एज ए कैसा? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते ही हो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नहीं आया? आया सर। अच्छा ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ? आया सर। हमने कैसे लिख दिया इसे? ठीक है, ये तो हो गया, ये वाला जो फॉर्मूला हो गया। एक्चुअली जब हमने एरिया को क्या लिख दिया था? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप स्फीयर के केस में अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या होगा? के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर। जहां उस मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि उस स्फेरिकल चार्ज को उस पॉइंट के लिए हम लोग क्या ट्रीट कर लेते हैं एज ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, उस स्फेरिकल के लिए एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन आर स्क्वायर। अब पॉइंट अगर इनसाइड सॉरी पॉइंट ऑन द सरफेस हो तो केस नंबर बी लिख लो, ये पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, पॉइंट ऑन द सरफेस, सरफेस पे अगर पॉइंट है तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो ये आपका चार्ज हो गया, ये आपका चार्ज हो गया मेरे बच्चे, ये आपका चार्ज हो गया, ठीक है। इस चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये है, ठीक। रेडियस इसका कितना है, वही कैपिटल आर, कैपिटल आर। चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। टोटल चार्ज मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना, क्यू, कितना है क्यू। Q is the total charge distributed on the sphere, hollow sphere. hollow sphere। आपने बताना है कि इसके सरफेस पे मान लो कोई पॉइंट है, जस्ट सरफेस पे, मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट। क्या करें हम लोग, सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ले, गॉसियन सरफेस। कितने रेडियस का, आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का, जहां वो पॉइंट है। तो इस स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस हम लोग ले लेते हैं बच्चे। चलो ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस, भैया ले लिया हमने, देखो आर रेडियस का गॉसियन सरफेस हमने ले लिया, ये रहा गॉसियन, ठीक है, ये रहा गॉसियन, ले लिया। यस सर। ठीक, तो गॉसियन सरफेस आपका ये हो गया, ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस, गॉसियन। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल और Q इनक्लोज चाहिए, बस यही तो चाहिए। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किधर की डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण। मान लो इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हो तो किधर, बाहर की तरफ। यस सर। और एरिया वेक्टर वो भी बाहर की तरफ। दोनों के बीच एंगल जीरो। जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बाहर, वो हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लोज्ड इंटीग्रल ds किसका सरफेस एरिया है, गॉसियन। गॉसियन सरफेस का। बताओ गॉसियन सरफेस कितने रेडियस का, स्मॉल आर इज इक्वल टू Q इनक्लोज, क्या कैपिटल Q मान ले चलेगा, यस सर। अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे बच्चे ये बताओ, ये स्मॉल r अगर पॉइंट जस्ट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द होलो स्फीयर है, अगर पॉइंट जो है वो होलो स्फीयर के जस्ट सरफेस पे है, तो क्या ये स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ लिख लो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अगर यह स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख बच्चे क्या होगा, ये स्मॉल r कैपिटल R के बराबर क्यों हुआ, समझ में आया। यस सर। क्योंकि पॉइंट जस्ट लाई ऑन द सरफेस। ये है केस। थर्ड केस, पॉइंट कहाँ रख लो, अब इनसाइड लिखो थर्ड केस। ये केस आपसे अगर बोर्ड वाले बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें, तो ये केस आपसे बोर्ड में पूछा जाता है।
और अगर बोर्ड के अलावा, आप चूंकि बोर्ड के अलावा पढ़ रहे हो, तो देखो बच्चे, ये आपके जस्ट जैसे यहाँ है ना, इसको आप याद रखोगे तो न्यूमेरिकल में आप इसको यूज कर सकते हो। कहाँ यूज कर सकते हो? न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में यूज होता है, डायरेक्टली यूज होता है ये, ठीक है। अब देखो तीसरा है, पॉइंट लाइज इनसाइड द सरफेस। पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। अब देखो ये स्फीयर आपका हो गया, ये आपका स्फीयर हो गया। ये आपका स्फीयर हो गया, देखो। ये स्फीयर होगा, सॉरी थोड़ा बड़ा ले लेते हैं स्फीयर को। क्योंकि पॉइंट अंदर लेना है हमको, इसलिए हमने स्फीयर थोड़ा बड़ा लिया। ये आर रेडियस, और इस पे चार्ज मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चे, ये सब दिखा लो फटाफट। सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, सिग्मा कूलम पर मीटर इस पे, रेडियस आर है, टोटल चार्ज इस पे कितना है? क्यू। कितना है? क्यू, ठीक है। कोई पॉइंट है बच्चे यहाँ से, ये पी पॉइंट है मान लो, इस पी पॉइंट पे क्या चाहिए आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है? स्मॉल आर। क्या करेंगे हम लोग? गॉस लॉ अगर यूज कर रहे हैं तो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डीएस इज इक्वल टू टू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करते हैं बच्चे, आर डिस्टेंस का एक स्फीयर ले ले। यस सर। तो आर डिस्टेंस का एक स्फीयर ले लेते हैं भाई, चलो आपकी इच्छा है। आर डिस्टेंस का हमने एक स्फीयर ले लिया, ये ले लिया, ठीक। यस सर। ये जो स्फीयर होगा, ये स्फीयर कौन सा स्फीयर है? गॉसियन। यस Yes, सर। sir. ये हो गया गॉसियन सरफेस, ठीक है भाई, गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम। यस तो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो उसे मैंने बाहर ले लिया, क्लोज्ड इंटीग्रल ds इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Epsilon naught. क्लोज्ड इंटीग्रल ds क्या है? गॉसियन सरफेस का एरिया, एरिया। सरफेस एरिया बताओ गॉसियन सरफेस का। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन Epsilon naught. एप्सिलॉन q इनक्लोज बोल बेटा। 0। जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। नहीं है। तो अंदर चार्ज नहीं है, अगर q इनक्लोज जीरो हो गया तो बता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो अंदर स्फीयर के, अगर हॉलो स्फीयर है तो अंदर स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड 0. 0 जीरो। ऑन द सरफेस के क्यू अपॉन आर क्यू स्क्वायर। अपॉन कैपिटल आर आर का स्क्वायर। कैपिटल आर, यस। और बाहर है तो के क्यू अपॉन आर स्मॉल स्क्वायर। Okay. नहीं आया यस समझ सर। में? Yes, आया sir. सर। ठीक है। तो ऑन द साइड, ऑन द सॉरी आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस और इनसाइड द सरफेस, तीनों केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। अब इस तीनों केस पे हम लोग ग्राफ देखेंगे, फिर सॉलिड स्फीयर का देखेंगे, फिर उसके बाद कैपेसिटर। ठीक है, यस Yes. सर। ओके बाय, गुड नाइट। आज Good विराम night, sir. करते हैं यहीं पे। बाकी इन सब Yes. चीजों को देख लेना। और सुनो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आपके एनसीईआरटी में कुछ नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन है, उसे आज जाके जरूर बना लो। मेरी गुजारिश है आपसे, एनसीईआरटी बना लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सीख रहे हो चीजों को।